नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम दर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे कि दर्शन का क्या अर्थ होता है और दर्शन की विभिन्न दार्शनिकों ने क्या क्या परिभाषा दी है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे और दर्शन की शाखाएं और कार्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दर्शन की उत्पत्ति संस्कृत की एक धातु है दृश धातु। तो आपको याद रखना है, संस्कृत की एक धातु है दृश धातु। तो दृश धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाकर दर्शन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। और सामान्य शब्दों में हम दर्शन के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है देखना। तो सभी व्यक्ति अपने जीवन दर्शन के अनुरूप तथा संसार के विषय में अपनी धारणा के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टि से जो दर्शन है वह जीवन का बहुत ही आवश्यक पक्ष है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन किया जाता है। और इनसे संबंधित प्रश्न जैसे मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, विश्व में उसकी स्थिति क्या है, विश्व के सृजन और संहार के पीछे कौन सी शक्ति है, प्रकृति क्यों अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, इस पृथ्वी के प्राणियों में सुख दुख क्यों है और उनके सुख दुख में इतनी विषमता क्यों है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सभी से संबंधित प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो इस दृष्टि से दर्शन शास्त्र मस्तिष्क में प्रश्नों को उत्पन्न करता है तथा पुनः यह मनुष्य को उसके विद्यमान ज्ञान, अनुभव या नवीन ज्ञान के निर्माण के प्रयास से प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दर्शन की भूमिका। नेक्स्ट हम देखते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ। तो इसे हम दो परिवेश में समझेंगे, एक पश्चिमी परिवेश में दर्शन का क्या अर्थ है और एक भारतीय परिवेश में दर्शन का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पश्चिमी परिवेश में दर्शन का अर्थ। तो दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है और फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग या ज्ञान से प्रेम। तो आपको याद रखना है। तो यह पश्चिमी परिवेश में दर्शन का अर्थ है। अब हम देखते हैं भारतीय परिवेश में दर्शन का अर्थ। तो इसमें कहा गया है कि दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए समझा जाए वही दर्शन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रमाणिक विषय ज्ञान दर्शन है और ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन है। तो भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन बताए हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि। लेकिन इन सभी में जो सबसे प्रसिद्ध है वह है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष के भी इंद्रिय भेद 5 प्रकार के हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो प्रत्यक्ष के भी इंद्रिय भेद 5 प्रकार के हैं, लेकिन इन सभी में जो ज्ञान चक्षु इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान है उसकी प्रमाणिकता सर्वोपरि है। अतः भारतीय विद्वानों के दर्शन का अर्थ केवल अंतर्ज्ञान ही नहीं है, अपितु वे समस्त विचारधाराएं हैं जो अंतर्ज्ञान से उद्धृत होती हुई युक्तियों के आधार पर प्रमाणित की जाती हैं। तो भारतीय दार्शनिकों ने दर्शन का अर्थ बताया कि जो प्रमाणिक विषय ज्ञान है वही दर्शन है और ज्ञान प्राप्त करने के उन्होंने अनेक साधन बताए हैं, जैसे प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष को भी उन्होंने कहा है जो ज्ञान चक्षु इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान है उसकी प्रमाणिकता सर्वोपरि है। तो आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा पश्चिमी परिवेश में और भारतीय परिवेश में दर्शन का अर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं दर्शन की परिभाषाएं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन है और फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने की रुचि रखता है, यानी रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। और प्लेटो की एक अन्य परिभाषा भी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, यह है पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। तो आप नोट कर लीजिएगा, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, यह कहा है प्लेटो ने। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट परिभाषा है हेंडरसन की। तो हेंडरसन ने कहा कि दर्शन ऐसे सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिनका मानव ने कभी अनुभव किया है। कांट के अनुसार दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है। तो कांट की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर के अनुसार दर्शन विज्ञानों का संश्लेषण तथा एक सार्वभौमिक विज्ञान है। तो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं दर्शन शास्त्र की शाखाएं, क्षेत्रीय अंग को। तो दर्शन शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें अनुकूल सत्य या प्रत्यक्ष अनुभव, लोक परलोक और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं तत्व मीमांसा, इसे अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है परे या पश्चात और फिजिक्स का अर्थ होता है विज्ञान या प्रकृति। तो इस प्रकार भौतिक संसार से परे का विज्ञान है मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा।
तो तत्वमीमांसा शब्द परम सत्य पर विचार करता है जो इस भौतिक संसार से परे है, अर्थात जो तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स का अभिप्राय है वह है प्रकृति से परे, यानी कि व्हाट इज रियल। तो तत्वमीमांसा सदैव ही इस प्रत्युत्तर की खोज में लगा रहता है कि संसार में वास्तविकता क्या है, अर्थात विश्व में वास्तविकता क्या है, और साथ ही साथ इस बात की खोज करता है कि वास्तविकता किन किन तत्वों का परिणाम है। वास्तविकता की खोज के लिए तत्वमीमांसा ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य आदि से संबंधित तत्वों की वास्तविकता की खोज करने का प्रयास करता है। तो तत्वमीमांसा में ईश्वर के संबंध में अनेक मत आपने देखे होंगे, जिसमें आता है आस्तिकवाद, नास्तिकवाद, द्वैतावाद, विश्वद्वैतावाद आदि जो है तत्वमीमांसा के अंतर्गत ईश्वर के संबंध में मत हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं ज्ञान मीमांसा। तो इसे अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों एपिस्टीम और लॉजी से मिलकर बना है। एपिस्टीम का अर्थ है नॉलेज या ज्ञान, और लॉजी का अर्थ है साइंस या विज्ञान, अर्थात ज्ञान का विज्ञान यानी साइंस ऑफ नॉलेज। तो दर्शन की यह शाखा इस प्रश्न की प्रत्युत्तर की खोज करती है कि संसार में क्या सत्य है, यानी कि संसार में सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रू इन द वर्ल्ड। जैसा कि हमने तत्वमीमांसा में अध्ययन किया कि इसमें व्हाट इज रियल यानी कि वास्तविकता क्या है, इस प्रश्न की प्रत्युत्तर की खोज करती है तत्वमीमांसा। और ज्ञान मीमांसा अध्ययन करती है संसार में सत्य क्या है, यानी कि व्हाट इज ट्रू, तो इसके बारे में अध्ययन करती है ज्ञान मीमांसा। और इसके अंतर्गत ज्ञान का प्रादुर्भाव, प्रकृति, सीमाएं, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, और इसमें ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अध्ययन कर सत्य की खोज का प्रयास किया जाता है। और ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में निम्न विचारधाराओं का उदय हुआ। इनमें है बुद्धिवाद, अनुभववाद और आलोचनावाद। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बुद्धिवाद क्या है। तो बुद्धिवाद के प्रवर्तक माना जाता है डेकोर्ट को, आप नोट कर लीजिएगा। डेकोर्ट को बुद्धिवाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है, और इस विचारधारा के अनुयायियों का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। तो जैसा कि शब्द से स्पष्ट है बुद्धिवाद, तो बुद्धिवाद के अनुयायियों का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है, और यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक व अनिवार्य होता है, इसकी खोज बुद्धि के द्वारा ही होता है, ऐसा कहा है बुद्धिवाद के प्रवर्तकों या विचारधारकों ने। नेक्स्ट आता है अनुभववाद। तो अनुभववाद का प्रवर्तक माना जाता है जॉन लॉक को, आप नोट कर लीजिएगा। जॉन लॉक को अनुभववाद का प्रवर्तक माना जाता है, और इस विचारधारा के अनुयायियों का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन अनुभव है। तो जैसा बुद्धिवाद मानता है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है, उसी प्रकार अनुभववाद मानता है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है अनुभव है। यह मानता है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, उसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन तो अनुभव है, ऐसा मानते हैं अनुभववाद के विचारक। नेक्स्ट आता है आलोचनावाद। तो आलोचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कांट, तो आप नोट कर लीजिएगा। कांट को आलोचनावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, और ये कहते हैं ना तो ज्ञान बुद्धि की सहायता से प्राप्त होता है और ना अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, बल्कि इन दोनों का सहयोग आवश्यक है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनका समन्वय आवश्यक है, बुद्धि का और अनुभव का। और आलोचनावाद जो है इन दोनों का समन्वय करते हुए उन्होंने दो पक्ष बताए हैं ज्ञान प्राप्ति के। एक तो उन्होंने बताया ज्ञान की विषय वस्तु, और दूसरा बताया है ज्ञान के रूप। उन्होंने कहा कि ज्ञान की विषय वस्तु को हम अनुभव द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के रूप को हम यथार्थता में बुद्धि के द्वारा हम इसकी परख कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आलोचनावाद इन दोनों का समन्वय करते हुए, अर्थात बुद्धि का और अनुभव का समन्वय करते हुए उन्होंने ज्ञान के दो पक्ष बताए। एक बताया उन्होंने ज्ञान की विषय वस्तु, और दूसरा बताया ज्ञान के रूप। उन्होंने कहा कि ज्ञान की विषय वस्तु को हम अनुभव द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के रूप को हम यथार्थ में बुद्धि के द्वारा परख कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इनके प्रवर्तकों को जरूर याद कर लीजिएगा। बुद्धिवाद के प्रवर्तक हैं डेकोर्ट, और उन्होंने माना कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। दूसरा है अनुभववाद, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन लॉक। इन्होंने बताया कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन अनुभव है। और आलोचनावाद ने इन दोनों का जो है आलोचना की। उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि और अनुभव का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने दो पक्ष बताए, ज्ञान की विषय वस्तु और ज्ञान के रूप को। और आलोचनावाद के प्रवर्तक हैं कांट, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं दर्शन की तीसरी शाखा मूल्य मीमांसा। तो इसे अंग्रेजी में एक्जियोलॉजी कहा जाता है, और एक्जियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्जियोस और लॉजी। एक्जियोस का अर्थ है वैल्यू या मूल्य, और लॉजी का अर्थ है साइंस या विज्ञान। तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जीवन के नैतिक, बौद्धिक, सौंदर्य परक व आध्यात्मिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें इस प्रश्न का प्रत्युत्तर की खोज की जाती है कि संसार में क्या अच्छा है। मूल्य जो है विषयगत होते हैं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, वरन इनकी अनुभूति की जा सकती है। और मूल्य जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। मूल्य शास्त्र को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल्य शास्त्र को तीन भागों में विभक्त किया गया है। इनमें है तर्कशास्त्र, दूसरा है नीति शास्त्र, और तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। सबसे पहले हम समझ लेते हैं तर्कशास्त्र क्या है। तो इसके अंतर्गत चिंतन, कल्पना, तर्क की पद्धति इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत आगमन, निगमन विधियां अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट आता है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत मानव के आचरण की विवेचना की जाती है। तीसरा आता है सौंदर्य शास्त्र। तो इसके अंतर्गत सौंदर्य, सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य के लक्षण, मापदंड क्या हैं इत्यादि
प्रश्नों से संबंधित समस्याओं का गहन विवेचन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जीवन के नैतिक, बौद्धिक, सौंदर्य तथा आध्यात्मिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं दर्शन के कार्यों को, यानी फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। तो दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। दर्शन ध्यान को केंद्रित करता है। दर्शन शब्दों तथा अर्थों का विश्लेषण करके कार्य की सही दिशा निश्चित करता है। दर्शन जो है मानव जीवन के आदि अंत पर विचार करके जीवन को सौद्देश्य बनाता है। दर्शन जीवन की विभिन्नताओं तथा विसंगतियों को सामंजस्य में लाने का प्रयत्न करता है। दर्शन जीव जगत, सत्य, चित, आनंद, आत्मा, परमात्मा आदि से संबंधित प्रश्नों के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। यह वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयत्न करता है तथा विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्राप्त सत्यों में अंतर्विरोधों को यह दूर करता है। नेक्स्ट तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, अगर आपने पूरी वीडियो को देखी है तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो प्रश्न 1 है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है और किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा है प्लेटो की। प्रश्न 2 है, ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा है फिक्टे की, आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 3 है, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परिभाषा है। प्रश्न 4 है, मूल्य शास्त्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखिए। तो मूल्य शास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनके नाम है तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। आई होप आपके चारों के चारों प्रश्न सही हुए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने दर्शन क्या है, पश्चिमी परिवेश में दर्शन का क्या अर्थ है, भारतीय परिवेश में दर्शन का क्या अर्थ है, इसका अध्ययन किया। साथ ही हमने अध्ययन किया दर्शन की परिभाषाएं, दर्शन की शाखाएं तथा दर्शन के कार्यों को। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।